तो सब लोग तैयार हो मेंडल दादा और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। आजकल सीजन भी मटर का चल रहा है। हम लोग को लुभाने के लिए इन्होंने मटर का चयन किया था। ये पॉइंट भी एक पॉइंट तुम लिख सकते हो। चलो इसका मेन रीज़न जान ही लेते हैं। मेंडल को एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन को पढ़ना था, तो इसलिए इनको ऐसा प्लांट चाहिए था जिसका लाइफ छोटा हो। अगर बहुत लंबा लाइफ वाला प्लांट, जैसे कि मान लो कोई पेड़ को अगर पढ़ने लग जाते तो वो तो एक ही जनरेशन पढ़ पाते, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा का चयन किया। इसका लाइफ बहुत छोटा होता है, वो 2-3 साल में 8-10 जनरेशन को भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट चलो देखते हैं। देखो, इनको ऐसा प्लांट चाहिए था जो कि कम जगह में उग सके, क्योंकि वैसे भी गरीब आदमी, समझ सकते हो अगर ये कोई बड़ा पेड़ को लगाते तो समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा जगह घेरता। छोटा सा मटर का पौधा तो कहीं पर भी उग जाता है। इनको ऐसा पौधा चाहिए था जो कि आसानी से उग जाए, उसमें ज़्यादा झंझट ना हो। कभी खाद दो, कभी कोड़ो, खादो, घास हटाओ, फलाना चिलाना करो, उसी में फंस के रह जाओगे तो पढ़ोगे कब। इसलिए मटर में वैसा झंझट नहीं है, बस एक बार लगा दो, थोड़ा मोड़ा घास हुआ हल्का सा निकाल दो, उसको ज़्यादा सेवा शुश्रूषा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्लांट खोज रहे थे ना कि उसमें वो ज़्यादा चीज़ सीख सके, ऐसा प्लांट नहीं जिसमें कि एक ही दो चीज़ सीख सके। इसलिए वो मटर का पौधा का चयन किए। इसमें बहुत सारा चीज़ सीख सकते थे। ये मटर का पौधा का कैरेक्टर ही तो पढ़ रहे थे, तो ऐसा प्लांट खोज रहे थे जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर हो। तो मटर का पौधा में बहुत सारा कैरेक्टर था। मटर का फूल का कलर, उसका हाइट, बहुत सारा कैरेक्टर था यार। अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। देखो, जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ना यार, वो खुद से स्टडी करते हैं, मतलब खुद ही पोलन ग्रेन को उठा करके खुद ही स्टिग्मा में डालते हैं। तुम पढ़े होगे ना कि पोलन ग्रेन्स को कोई इंसेक्ट उठा करके स्टिग्मा में डालता है, ये खुद ही इंसेक्ट का काम कर लेते हैं। तुम पिछले चैप्टर में पढ़े होगे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। दुनिया में फूल भी अलग अलग कटिंग का होता है। ऐसा फूल होता है जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही फूल में होता है, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक फूल में तो सिर्फ स्टिग्मा होगा और एक फूल में सिर्फ एंथर होगा। तो देखो, जो एंथर होता है ना वो नर होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो मादा होता है। एक ही गो फूल का एंथर उसी फूल का स्टिग्मा में गिरे तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और दूसरा पौधा का फूल का एंथर दूसरा स्टिग्मा में गिरे तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ऐसा ही ना पोलिनेशन होता है यार, एंथर को स्टिग्मा में गिराओ बस पोलिनेशन हो गया। तुम घर आसपास भी देखे होगे पपीता का पौधा। हाँ, पपीता का पौधा में कुछ पपीता का पौधा ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पपीता फलता है, और कुछ पौधा ऐसा होते हैं जिसमें सिर्फ फूल लगता है, उसमें एको गो पपीता नहीं फलता है। हम लोग तो वैसा पपीता को काट के गिरा देते थे, लेकिन बाद में पता चला कि यार हम लोग फालतू काट के गिराते थे। उस पपीता में एंथर होता था, और उस पपीता का एंथर को कीड़ा मकोड़ा दूसरा पपीता का स्टिग्मा में लेके गिराती थी। अगर ये नर पपीता नहीं होता ना तो बाकी मादा वाला पपीता भी फलता नहीं। तो मेंडल ने मटर का प्लांट इसलिए चुना क्योंकि इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट को लिख देना, तुम्हारा एक पॉइंट भी नहीं कटेगा। ये मेंडल दादा मटर का पौधा को चुना तो क्या क्या चीज को पढ़ा जरा देखें तो। खाली ये चुन के परेशान कर रहा है कि पढ़ भी रहा है। देखो, वो टोटल 7 गो कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। कैरेक्टर मतलब गुण होता है, जैसे कि सीड का शेप, मतलब मटर का बीजा कैसा है, गोल है क्यों कोकड़ो मकड़ो है। सेकंड, सीड कलर, बीजा का रंग हरा है कि पियर है, पियर। तुम्हें तो पता होगा कि कैरेक्टर में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट होते हैं, तो मैं यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट को लिख रहा हूँ। इस मटर का बीजा को देखो, ये राउंड है, यानी इस मटर का बीजा में डोमिनेंट ट्रेट है ना। लेकिन इसका बीजा का कलर हरा है, मतलब इस बीजा का कलर रिसेसिव है, और बीजा राउंड है, मतलब एगो डोमिनेंट है एगो रिसेसिव है। रुको यार, मटर को थोड़ा खाने दो, मज़ा आया, उसके बाद पढ़ते हैं। मज़ा आया यार। चलो अब पढ़ते हैं। मेरे खाने को देख करके कोई ललचा के भाग मत जाना, नहीं तो फिर सब पिटाओगे। तुम बिस्कुट पापड़ देख के खाते हो और मैं नहीं ललचाता हूँ, और मैं जब खाता हूँ तो तुम क्यों ललचाते हो। अगला कैरेक्टर इसने पढ़ा पोड का कलर। पोड मतलब छिलका होता है। मटर का छिलका कैसा है, तो डोमिनेंट है ग्रीन, रिसेसिव है येलो। मेरा पास ग्रीन कलर छिलका है। अगला है पोड शेप।
कुछ कुछ मटर का छिलका एकदम प्लेन होता है, साफ सुथरा। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास साफ सुथरा वाला है, एकदम समतल प्लेन एरिया जैसा रहता है, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट पोड। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पोड का शेप होता है गढ़ा ढिपा, एकदम माउंटेनस रीजन जैसा, तो इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड शेप कहते हैं। तो डोमिनेंट है प्लेन वाला मतलब स्ट्रेट, और रिसेसिव है कॉन्स्ट्रिक्टेड। अगला कैरेक्टर इसने पढ़ा फूल का कलर और फूल का पोजीशन। कलर तो डोमिनेंट में वायलेट है और रिसेसिव में वाइट है। अगला है फूल पोजीशन। फूल का पोजीशन कहाँ पर है? देखो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें से फूल वहीं पर से निकलता है जहाँ पर से पत्ता निकला होता है, जस्ट उसी के ऊपर से, जैसे भांटा में ऐसा ही होता है, तो इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसके लिए अलग डाली निकलता है, उस डाली में फिर फूल फूलेगा और उसमें फरेगा, तो इसको टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। अगला है स्टेम हाइट। तो इसमें तो डोमिनेंट टोल है और रिसेसिव ड्वार्फ है। अब पढ़ेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल बौरा आ गए हैं क्या यार, एक के हाइब्रिड का क्रॉस कर रहे हैं? देखो बाबू, तुम कुछ भी काम करते हो ना तो फर्स्ट बार करने के लिए डरते हो कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए कम काम करते हो, छोटा काम करते हो। लेकिन एक बार कर लेते हो तो दोबारा में तो एकदम होमचौआ करते हो। तो वही मेंडल के साथ हुआ। फर्स्ट बार में ये सिर्फ एक ही गो कैरेक्टर पे ध्यान दिए, एक ही गो कैरेक्टर को पढ़े, इसलिए इसका नाम पड़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन सेकेंड बार में तो एकदम दो गो कैरेक्टर को एक के साथ पढ़ने लगे, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो हम लोग भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। कौन सा कैरेक्टर को लेके करें? चलो अभी हम लोग स्टेम का हाइट को लेकर के क्रॉस करते हैं। स्टेम हाइट का जीन कैसा होगा मैंने तुम्हें लिखने सिखाया था। उसका डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर, डोमिनेंट ट्रेट है टोल, तो उसका फर्स्ट लेटर है टी, उसका जीन का नाम होगा टी। अरे यार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो मैंने डेफिनेशन बताना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। कोई गलती तो नहीं हुई यार, माफ कर देना, दोस्ती में ये सब होते रहता है, ठीक है। क्रॉस बिटवीन वन होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट विथ other homozygous recessive parent which differs in one contrasting character is known as monohybrid cross। जब कोई homozygous dominant parent से दूसरा homozygous recessive parent का क्रॉस कराया जाता है तो उसको monohybrid cross कहते हैं। homozygous और heterozygous, देखो यार, जेनोटाइप को ऐसा लिखते हैं ना, तो अगर जेनोटाइप दोनों कैपिटल है या फिर दोनों स्मॉल है, उसको होमोजाइगस कहते हैं। और अगर यदि एगो कैपिटल है एगो स्मॉल है तो ऐसा को हेट्रोजाइगस कहते हैं। होमो मतलब समझते ही होगे सेम, तो जिसमें सेम होगा यानी कैपिटल या तो स्मॉल, तो इसको होमोजाइगस कहेंगे। और यहाँ पर डिफरेंट होगा, एगो कैपिटल एगो स्मॉल, तो उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट यानी कैपिटल टी और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं। यार उससे पहले तो हम लोग को गेमेट फॉर्मेशन करवाना होगा। गेमेट बनाने के लिए ना बस सबको अलग अलग कर दो, 2 गो पहला पेरेंट का और 2 गो दूसरा पेरेंट का, टोटल 4 गेमेट बना है। अब देखते हैं कि बच्चा कैसा होता है। मैथ में तुम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन सीखे हो या फिर नहीं सीखे होगे ना? तो हाँ, तो वैसा ही यहाँ पर भी करना है। अगर तुम ब्रैकेट को खोलोगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट वाला से भी सेकेंड वाला से भी। तो देखो यहाँ पर टोटल 4 बच्चे बन गए। अगर ये तुम्हें हार्ड लग रहा है ना यार, तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका भी बताऊंगा नहीं, अभी ही बता रहा हूँ। इस प्रकार से स्क्वायर बनाना होता है और एगो पेरेंट का गेमेट को हॉरिजॉन्टली लिखना होता है, एगो पेरेंट का गेमेट को वर्टिकली, और फिर मिला के लिख देना होता है। अगर तुम यहाँ के सारे बच्चे को ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि सब में डोमिनेंट ट्रेट एक गो प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सब तो यार कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसका मतलब इसका जितना भी बच्चे बनेंगे ना सब लंबा होंगे, कोई छोटा नहीं होगा। ये चलो अच्छा बात है, कोई छोटा नहीं हुआ, नहीं तो फिर सब बौना कह के चिढ़वाता, सब बच्चा लोग उसी के पीछे घूमता। देखो यार, 2 गो पेरेंट्स हमने लिया और उनको क्रॉस करवाया, जो उनसे जो बच्चा आया वो फर्स्ट जनरेशन हुआ, ठीक है ना यार। कोई भी माँ बाप का बच्चा होता है तो वो उसका फर्स्ट जनरेशन, लेकिन अगर उसका बच्चा का भी बच्चा हुआ
तो वो उसका सेकंड जनरेशन होगा। अगर उसका बच्चा का बच्चा का बच्चा हुआ तो उसका थर्ड जनरेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। फर्स्ट जनरेशन को शॉर्ट फॉर्म में F1 बोलते हैं, F1 प्रोजेनी। चलो इसका सेकंड जनरेशन देखते हैं। देखो यार, जितना भी पेरेंट्स थे ना, सबका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसलिए वही पेरेंट्स को ले लिए और दोनों को क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाना, उसका गेमेट बनाना और फिर उसको पनेट स्क्वायर में रख देना, F2 जनरेशन का बच्चा आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 गो F2 जनरेशन का बच्चा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो 3 गो में कैपिटल टी प्रेजेंट है, लेकिन ए गो में कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब 3 गो बच्चा लंबा होगा, लेकिन ए गो बौना हो जाएगा। बौना मतलब छोटा होगा। इसका फेनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। अब इसका जेनोटिपिक रेशियो देखते हैं, मतलब इसका जीन कैसा है। देखो, ए गो कैपिटल टी है सबसे शुरू वाला, उसके बाद 2 गो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, उसके बाद ए गो स्मॉल टी है। तो इसका फेनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो। एग्जाम में आ सकता है।